किसी भी चीज़ के सही या गलत का निर्धारण संदर्भ के आधार पर तय किया जाता है। आप स्वास्तिक के प्रतीक को ही ले लीजिए, जहाँ एक और भारतीय संस्कृति में इस प्रतीक को एक विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि वहीं दूसरी ओर कई पश्चिमी देशों में इसी प्रतीक के एक अन्य रूप को नस्लवाद के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से एक ही प्रतीक के कई दृष्टिकोण मौजूद हैं। अब हालिया खबर ये आई है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट्स ने अपने क्षेत्र में कानून पारित करके स्वस्तिक के प्रतीक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि स्वस्तिक के प्रतीक का इतिहास क्या है, ये प्रतीक किस तरह से हिटलर के पास पहुंचा और इसे क्यों नस्लवाद के एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, नस्लवाद के दृष्टिकोण से इसे क्यों देखा जाता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि ये स्वस्तिक का प्रतीक क्या है और इस पूरे प्रतीक का इतिहास क्या है, ये किस तरह से अस्तित्व में आया, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि ये प्रतीक हिटलर तक किस तरह से पहुंचा और हिटलर द्वारा इस पूरे प्रतीक का दुरुपयोग किस तरह से किया गया, हिटलर ने किस तरह से स्वस्तिक के प्रतीक का दुरुपयोग किया, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि हिटलर के बाद जर्मनी में स्वस्तिक के प्रतीक का क्या हुआ, इस प्रतीक के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। इसके अलावा अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में स्वस्तिक के प्रतीक का क्या महत्व है, किस तरह से उसे किस किस मायने में उनका उपयोग किया जाता है। साथ ही स्वस्तिक का राजनीतिक उपयोग मौजूदा समय में किस तरह से किया जा रहा है, खासतौर पर राजनीतिक दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है, उस दुरुपयोग को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या स्वस्तिक का जो प्रतीक है और जो नाज़ी जर्मनी का प्रतीक है, उस जर्मनी के प्रतीक में कोई दोनों में समानताएँ हैं या दोनों में अंतर क्या-क्या है? उन अंतरों और समानताओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। इसे आप भारतीय इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले अपनी न्यूज़ देख लेते हैं, हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द एंशिएंट इंडियन सिंबल ऑफ द स्वास्तिक, इट्स हिस्ट्री एंड अप्रोप्रिएशन बाय नासिज्म। यानी ये जो एंशिएंट स्वास्तिक का प्रतीक है, जो प्राचीन भारतीय प्रतीक है, वो प्रतीक क्या है, उस प्रतीक का इतिहास क्या है, उस पूरे निशान का इतिहास क्या है और किस तरह से नाज़ी जर्मनी द्वारा, हिटलर द्वारा इस प्रतीक का उपयोग किया गया है। इसी को लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है, इस न्यूज़ में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये स्वस्तिक का प्रतीक और उस पूरे प्रतीक का इतिहास क्या है। ये जो स्वस्तिक का प्रतीक है, इस प्रतीक को दुनिया के सबसे पुराने निशानों, दुनिया के सबसे पुराने चिन्हों, प्रतीकों में से एक माना जाता है। और ये जो प्रतीक है, ये दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियों के लिए इस पूरे प्रतीक में अलग-अलग अर्थ, इस पूरे प्रतीक के अलग-अलग अर्थ होते हैं, इसके अलग-अलग मायने होते हैं। इस पूरे प्रतीक में 4 एल बने होते हैं, 4 एल से ये पूरा प्रतीक निर्मित होता है और ये 4 एल भाग्य, प्रकाश, प्रेम और जीवन जैसे अलग-अलग धारणाओं को दर्शाते हैं। ये जो पूरा प्रतीक है, अलग-अलग संस्कृतियों के लिए, अलग-अलग धर्मों में इस पूरे प्रतीक को अलग-अलग तरीके से देखा जाता है। इसके अलावा स्वस्तिक के प्रतीक का जो अब तक का सबसे पुराना प्रतीक हमारे सामने मौजूद है, उस प्रतीक को यूक्रेन में खोजा गया था। ये पूरा जो पुराना प्रतीक है, ये यूक्रेन में एक हाथी दंत से बनी एक कलाकृति में खोजा गया था और ये कलाकृति लगभग 10,000 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। इसके अलावा इस पूरे ये पूरा प्रतीक जो मेसोपोटामिया क्षेत्र है, जैसे कि ईरान, इराक और सीरिया, इसके अलावा अमेरिका, अल्जीरिया और सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट जैसे क्षेत्रों में भी इस पूरे स्वस्तिक के प्रतीक के कुछ निशान हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें, यानी स्वस्तिक के जो स्वस्तिक शब्द है, वो शब्द विकसित कैसे हुआ, तो माना जाता है कि ये जो स्वस्तिक शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी, भारत में हुई थी। इस पूरे शब्द में जो सु वर्ड है, इस सु वर्ड को संस्कृत में अच्छा बोला जाता है। सु वर्ड का मतलब होता है अच्छा, और जो अस्थि वर्ड है, इसका मतलब होता है संस्कृत में होना। तो इस तरह से ये पूरा शब्द है, वो संस्कृत से विकसित हुआ है और इसमें क प्रत्यय का उपयोग किया गया है। और हज़ारों वर्षों से इस शब्द का उपयोग सकारात्मक रूप में किया जाता रहा है, पॉजिटिव रूप में किया जाता रहा है, खासतौर पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय लोगों का आगमन तेज़ी से बढ़ने लगा, तेज़ी से यूरोपीय लोग आने लगे, तो यूरोपीय लोगों को इस निशान के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि किस तरह से ये निशान एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग एक सकारात्मक रूप से किया जा रहा है। तो इसकी वजह से जब यूरोपीय लोग आने लगे, तो 20वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में भी इस पूरे प्रतीक का जो प्रचलन था, ये जो पूरा प्रतीक था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। और इस पूरे प्रतीक का उपयोग मुख्य तौर पर सजावट के दौरान,
सिगरेट के डिब्बों में, पोस्टर कार्ड, सिक्कों और इमारतों जैसी चीज़ों में किया जाने लगा, सजावटों के लिए किया जाने लगा, इमारतों के निर्माण में इस प्रतीक का उपयोग किया जाने लगा। सिगरेट के डिब्बों में एडवर्टाइज़मेंट के तौर पर इसका उपयोग किया जाने लगा। एक बहुत ही फ़ेमस कंपनी है कार्ल्सबर्ग, कार्ल्सबर्ग भी अपनी अपनी बॉटल्स पर इस तरह के निशान का उपयोग करती थी। हालाँकि जब इसका उपयोग इस पूरे प्रतीक को नस्लवाद से जोड़ा जाने लगा, तो कार्ल्सबर्ग ने इस पूरे प्रतीक को छोड़ दिया। इसके अलावा इस पूरे प्रतीक का उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की एक डिवीज़न थी, अमेरिका की सेना की एक डिवीज़न थी जिसे 45 इन्फेंट्री डिवीज़न के नाम से जाना जाता था। इस डिवीज़न के प्रतीक के रूप में भी स्वस्तिक का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लंबे समय तक फ़िनलैंड की जो वायुसेना थी, फ़िनलैंड की वायुसेना ने भी स्वस्तिक का उपयोग किया था। हालाँकि पिछले कुछ ही वर्षों में स्वस्तिक के उपयोग को फ़िनलैंड की वायुसेना द्वारा स्वस्तिक के प्रतीक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा साल 1871 में जर्मनी के एक पुरातत्वविद थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिक श्लीमेन। हेनरिक श्लीमेन ने तुर्की के त्राय नामक स्थान पर मिट्टी के कुछ बर्तनों की खोज की थी और इन बर्तनों पर जो स्वास्तिक जैसे प्रतीकों के तकरीबन 1800 से ज़्यादा रूपांतरण, 1800 से ज़्यादा अलग-अलग रूप खोजे गए थे। और इस खोज के बाद जर्मनी में भी ऐसे कई बर्तन खोजे गए जहाँ इस तरह के प्रतीक मौजूद थे। इसके बाद ये जो पुरातत्वविद थे, हेनरी श्लीमेन, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी जिस थ्योरी में बताया गया कि जो स्वास्तिक का प्रतीक है, इस थ्योरी के मुताबिक स्वास्तिक का प्रतीक जर्मन लोगों के सुदूर पूर्वजों का एक धार्मिक प्रतीक था। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि ये जो स्वास्तिक का प्रतीक है, ये जर्मन लोगों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था, आर्य लोगों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। चलिए, बात हुई स्वास्तिक के प्रतीकों की, अब आगे बढ़ते हैं उस प्रतीक का इतिहास क्या है, हमने उसके इतिहास को समझा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये हिटलर तक ये पूरा प्रतीक कैसे पहुँचा। तो हमने पहले ही देखा कि 20वीं शताब्दी तक यूरोप में ये जो प्रतीक था स्वस्तिक का, ये काफ़ी प्रचलित हो गया था और इसका उपयोग अलग-अलग अर्थों में, अलग-अलग रूपों में किया जा रहा था। सजावट के लिए किया जा रहा था और अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। और यही वो दौर था जब जर्मनी में हेनरिक श्लीमेन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, इस सिद्धांत के आधार पर जर्मनी में नस्लवादी समूहों ने आर्य गौरव के इस पूरे प्रतीक को, स्वस्तिक के प्रतीक को आर्य गौरव के रूप में, आर्यनों के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया और जर्मनी में इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया गया, एक नेशनलिस्ट प्रतीक बना दिया गया, एक राष्ट्रवादी प्रतीक बना दिया गया। और इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी की हार हुई, तो इस जर्मनी की हार के बाद दक्षिणपंथी कई राष्ट्रवादी जो समूह थे, कई जो फार राइट विंग समूह थे, उन राइट विंग समूहों ने अपने प्रतीक के रूप में, अपने आंदोलन के प्रतीक के रूप में स्वास्तिक को अपना लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नाज़ी पार्टी थी, वो एकमात्र ऐसी पार्टी नहीं थी जर्मनी में जिसने स्वास्तिक के प्रतीक को अपनाया था, बल्कि जर्मनी में ऐसी कई राष्ट्रवादी पार्टीज़ थीं, कई दक्षिणपंथी पार्टीज़ थीं जिन्होंने स्वास्तिक को अपने प्रतीक के रूप में अपनाया था। क्योंकि इस समय तक जो स्वास्तिक का प्रतीक था, वो जर्मनी में एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया था। इसके अलावा इस तरह से ये जो स्वास्तिक था, वो एक प्रतीक के रूप में जर्मनी में नस्लीय शुद्धता का प्रतीक बन गया था, नस्लीय शुद्धता का चिन्ह बन गया था, एक रेशियल सुप्रीमेटी के सिद्धांत का एक प्रतीक बन गया था, जिस सिद्धांत के तहत ये माना जाता था कि आर्य सबसे शुद्ध नस्ल होती है, सबसे सुपीरियर नस्ल होती है और अन्य जो भी नस्लें हैं, जो भाषाई समूह हैं, वो आर्यों से कमतर हैं, आर्यों से कमज़ोर हैं, आर्यों से नीचे हैं। लेकिन विशेष बात ये थी कि इस समय तक हिटलर सत्ता में नहीं आया था। दरअसल 1923 में हिटलर ने जर्मनी में तख्तापलट की कोशिश की थी, जर्मनी की तत्कालीन सरकार को गिराने की कोशिश की थी और इसी कोशिश के चलते हिटलर को उस समय जेल में डाल दिया गया था। हिटलर ने अपनी जेल में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और इस ऑटोबायोग्राफी का नाम था माय स्ट्रगल। इस पूरी ऑटोबायोग्राफी में, इस पूरी किताब ने हिटलर ने अपनी विचारधारा से संबंधित जो भी तमाम विषय थे, जो भी तमाम पहलुओं थे, उन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और इसी किताब में हिटलर ने स्वास्तिक के प्रतीक का भी जिक्र किया। हिटलर इस पूरे प्रतीक का जिक्र करते हुए अपनी किताब में कहते हैं कि जर्मनी में नाज़ी पार्टी को एक ऐसे झंडे की ज़रूरत है, एक ऐसे प्रतीक की ज़रूरत है, जो न केवल आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर सके, यानी नाज़ी जर्मनी द्वारा, नाज़ी पार्टी द्वारा उस समय जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उस आंदोलन के प्रतीक के तौर पर हिटलर को एक झंडे की ज़रूरत थी, जो इस पूरे आंदोलन का प्रतीक बन सके, इस पूरे आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर सके। इसके अलावा एक पोस्टर योग्य बनने हो, उसको एक पोस्टर बनाया जा सके और साथ ही वो पूरा झंडा जर्मनी के लोगों की राष्ट्रीय चेतना को जगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। और इसी दौरान हिटलर ने एक झंडे का निर्माण किया और इस झंडे में एक प्रतीक का उपयोग किया गया। इस प्रतीक को मुख्य तौर पर हेकेन क्रेज़ के नाम से जाना जाता है। अब हेकेन क्रेज़ को जब हिटलर की जो बायोग्राफी थी माय स्ट्रगल, उसका जब इंग्लिश अनुवाद किया गया, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, तो हेकेन क्रेज़ को इंग्लिश में स्वास्तिक के तौर पर उपयोग किया गया। हेकेन क्रेज़ का अनुवाद स्वास्तिक के तौर पर किया गया। हालाँकि कई जानकार इस पूरे अनुवाद को लेकर अपनी चिंताएँ ज़ाहिर करते रहे हैं, अलग-अलग मत देते रहे हैं। उनका मानना है
कि हिटलर के जो जो शब्द का उपयोग किया गया था वो हेनक्रेज़ था, वो स्वास्तिक नहीं था। यानी इस तरह से हिटलर की धारणा को गलत तरह से पेश करने की कोशिश की गई थी और इस तरह से स्वास्तिक का जो निशान है, उसे हिटलर से गलत तरह से जोड़ने की कोशिश की गई थी। क्योंकि ये जो हेनक्रेज़ का निशान है, वो तब बनता है जब आप स्वास्तिक के चिन्ह को 45 डिग्री दक्षिणवर्त में घुमाएँगे, 45 डिग्री दक्षिण में घुमाएँगे, तब जाके हेनक्रेज़ का निर्माण होता है। यानी हेनक्रेज़ और स्वास्तिक के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर मौजूद है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और 1920 में नाज़ी पार्टी के झंडे को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। यानी हिटलर ने जो झंडा बनाया था उसे 1920 में आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। हिटलर के इस झंडे में स्वास्तिक के अलावा 3 रंगों का उपयोग किया गया था, 3 कलर्स उपयोग किए गए थे। ये कलर्स थे लाल, काला और सफ़ेद, यानी व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। ये जो कलर थे ये भी काफ़ी विशेष थे और इन कलरों का ज़िक्र भी हिटलर ने अपनी बायोग्राफी के दौरान किया था। माय स्ट्रगल अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी, उस किताब में भी हिटलर ने इन कलरों का ज़िक्र किया था। हिटलर ने बताया था कि ये जो कलर है ये मुख्य तौर पर पूर्ववर्ती जर्मन साम्राज्य के झंडे से लिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों झंडों को देख लेते हैं। ये नाज़ी जर्मनी का झंडा है, हिटलर का बनाया हुआ झंडा है और ये जर्मन साम्राज्य का झंडा है। जर्मन साम्राज्य के झंडे में भी 3 कलर उपयोग किए गए थे, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। और नाज़ी जर्मनी के झंडे में जिसका निर्माण हिटलर ने किया था, हिटलर ने भी अपने झंडे में 3 कलर उपयोग किए थे, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। यानी जो स्वास्तिक था वो ब्लैक कलर से बनाया गया था, इसके अलावा व्हाइट कलर का एक डॉट बनाया गया था और जो बैकग्राउंड था वो रेड कलर का था। तो इस तरह से हिटलर ने ये इस झंडे के ज़रिए, इन कलरों के ज़रिए दर्शाने की कोशिश की थी कि हिटलर जो पुराना पूर्ववर्ती जो जर्मन एम्पायर था, उस जर्मन एम्पायर को फिर से जीवित करना चाहता था। और यही वजह है कि हिटलर के जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल को थर्ड राइख के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बात हुई कि झंडा हिटलर तक कैसे पहुंचा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हिटलर द्वारा स्वास्तिक के प्रतीक का दुरुपयोग किस तरह से किया गया। तो हमने पहले ही देखा कि हिटलर और उसके सहयोगी मुख्य तौर पर नस्लीय शुद्धता के सिद्धांत का पालन करते थे, उस सिद्धांत को काफ़ी विशेष महत्व देते थे, रेशियल सुप्रीमेसी के सिद्धांत को काफ़ी विशेष तौर पर मानते थे। और इस सिद्धांत में माना जाता था कि ये जो जर्मन के लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, वो आर्य नस्ल के प्रत्यक्ष वंशज हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। और इसी की वजह से अन्य सभी नस्लों की तुलना में आर्य लोग यानी जर्मन लोग जो कि उनके डिसेंडेंट्स हैं, आर्य लोग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। ऐसे में हिटलर ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, एक अपना उद्देश्य बनाया। हिटलर का उद्देश्य था कि जर्मनी के लोगों की नस्लीय शुद्धता को बनाए रखा जाए, जो जर्मनी के लोगों की रेशियल सुप्रीमेसी है, सुपीरियॉरिटी है, उसे बनाए रखा जाए। और जो तमाम अन्य हीन नस्ल के लोग हैं, जो जो भी आर्य नस्ल से छोटी नस्ल के लोग हैं, उन नस्लों को ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें लगभग समाप्त कर दिया जाए। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिटलर ने, नाज़ी लोगों ने यहूदियों को, ज्यूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया गया। हिटलर के शासनकाल के दौरान ज्यूस लोगों को समाप्त करने की तमाम कोशिश की गई। हिटलर के शासनकाल, जिसे हमने पहले ही देखा, थर्ड राइख के नाम से भी जाना जाता है, इस पूरे शासनकाल के दौरान व्यवस्थित रूप से यहूदियों को लक्षित किया गया, उन्हें टारगेट किया गया, यहूदी लोगों के व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, उनको बायकॉट किया गया। इसके अलावा यहूदी लोगों की सभाओं पर हमले किए गए, उनकी हत्याएँ की गई, उनका उत्पीड़न किया गया। यहूदी लोगों को सरकारी रोज़गार से वंचित किया गया, यानी यहूदी लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाता था, ख़ासतौर पर सरकार में। इसके अलावा जो उनके राजनीतिक अधिकार थे, उनको लगभग समाप्त कर दिया गया, उनके वोटिंग राइट्स को समाप्त कर दिया गया, उनके उनके चुनाव लड़ने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा गैर यहूदियों से शादी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी कोई भी जो यहूदी व्यक्ति था, जो ज्यूस व्यक्ति था, वो गैर नॉन ज्यूस से शादी नहीं कर सकता था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों नस्लों के बीच जो भी इंटरमिक्स होता था उसको रोकना था, ताकि जो आर्य नस्ल थी उस नस्ल की शुद्धता को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा अंततः यहूदी लोगों की नागरिकता को भी, उनकी सिटीजनशिप को भी समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से एक आंकड़ा हमें बताता है कि जो हिटलर का कार्यकाल था, हिटलर का शासनकाल था, उस पूरे शासनकाल के दौरान तकरीबन 6 मिलियन लोगों की हत्या की गई थी हिटलर द्वारा। इसके अलावा हिटलर ने तकरीबन 5 मिलियन से अधिक नॉन ज्यूश की भी हत्या की थी, खासतौर पर उन लोगों की जिन लोगों को हिटलर द्वारा हीन समझा जाता था, कमतर समझा जाता था, जिसमें मुख्य तौर पर रोमानी लोग, अश्वेत जर्मन जो ब्लैक जर्मन थे, इसके अलावा समलैंगिक लोग, विकलांग जर्मन जो डिसेबल्ड जर्मन थे, इसके अलावा कम्युनिस्ट लोग, समाजवादी लोग और युद्ध के दौरान जो लोग कैदी बनाए गए थे, जो लोग बंदी बनाए गए थे, उन लोगों को भी हिटलर ने मार दिया था। तो हिटलर ने मुख्य तौर पर 11 से 12 मिलियन लोगों की अपने शासनकाल के दौरान हत्या की थी। और ये जो हत्याएं हुई थी मानवता के विरुद्ध, ये जो सभी अपराध किए गए थे, ये सभी अपराध मुख्य तौर पर स्वास्तिक के झंडे के तले किए गए थे, स्वास्तिक युक्त झंडे के तहत किए गए थे। और यही वजह है कि मौजूदा समय में स्वास्तिक का प्रतीक, जिसे पहले एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में देखा जाता था, मौजूदा समय में इस प्रतीक के मायने काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। इस प्रतीक के जो
जो इस प्रतीक का जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, ख़ासतौर पर पश्चिमी देशों में, जहाँ पर यहूदियों की संख्या मौजूदा समय में ज़्यादा है। इसकी वजह से इस पूरे प्रतीक के जो मायने हैं, वो मायने काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। तो ये तो बात हुई हिटलर द्वारा स्वास्तिक के प्रतीक का किस तरह से दुरुपयोग किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और हिटलर के बाद जर्मनी में इस पूरे प्रतीक के साथ क्या व्यवहार हुआ, उस पर बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में 1945 में नाज़ी जर्मनी की हार हुई और इस नाज़ी जर्मनी की हार के बाद, हिटलर की मौत के बाद जर्मनी में एक नई सरकार बनी और इस नवगठित सरकार ने जर्मनी में जो भी नाज़ी संगठन थे, उन नाज़ी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरह से, और जो भी प्रतीक थे इन नाज़ी संगठनों से संबंधित प्रतीक थे, जैसे स्वास्तिक का प्रतीक, और वो भी जो जो उनका पूरा झंडा था, फ्लैग था नाज़ी जर्मनी का, उन फ्लैग्स पर, उन प्रतीकों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और इनके प्रसार को भी अपराध बना दिया गया। यानी कोई व्यक्ति अब इनको आगे भी नहीं बढ़ा सकता था, इनका प्रसार भी नहीं कर सकता था, इनका प्रचार भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा मौजूदा समय में जर्मनी समेत कई अन्य यूरोपीय देशों में जो भी नाज़ी प्रतीक हैं, जो भी नाज़ी फ्लैग हैं, उन प्रतीकों को लेकर सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना एक गैर कानूनी गतिविधि है। आप सड़क पर जाकर इस तरह के प्रतीकों को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक स्तर पर इस तरह के प्रतीकों के साथ विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। ये तो बात हुई हिटलर के बाद जर्मनी में स्वास्तिक प्रतीक का क्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों में स्वास्तिक के प्रतीक को क्या महत्व दिया गया है। स्वास्तिक का प्रतीक अलग-अलग धर्मों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, उस पर बात कर लेते हैं। तो जो भी दुनिया भर में ओरिएंटल धर्म है, ओरिएंटल रिलीजन्स हैं, उन रिलीजन्स में स्वास्तिक के प्रतीक को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। ओरिएंटल रिलीजन्स यानी वो धर्म जो मुख्य तौर पर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जिनका जन्म हुआ है, मुख्य तौर पर जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन इन तमाम धर्मों में जो स्वास्तिक का प्रतीक है, उस प्रतीक को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू दर्शन में इसका उपयोग 4 के समूह में आने वाली चीज़ों के प्रतिनिधित्व के तौर पर किया गया है। जैसे ये जो स्वास्तिक का प्रतीक है, ये 4 युगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा स्वास्तिक का प्रतीक हिंदू धर्म में जो 4 लक्ष्य बताए गए हैं, उन 4 लक्ष्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये 4 लक्ष्य बताए गए हैं और स्वास्तिक का प्रतीक इन 4 लक्ष्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा स्वास्तिक का जो प्रतीक है, वो जीवन के 4 चरणों का भी प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय दर्शन में, हिंदू दर्शन में ये जीवन के 4 चरण बताए गए हैं। पहला चरण है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और ये जो स्वास्तिक का प्रतीक है, ये इन 4 चरणों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा स्वास्तिक का प्रतीक 4 वेदों का भी प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इन वेदों का प्रतिनिधित्व भी स्वास्तिक के प्रतीक के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के अलावा बात करें तो जापान में भी जहाँ बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जापान में स्वास्तिक के प्रतीक को मांजी के नाम से जाना जाता है। मांजी के नाम से ये प्रतीक काफ़ी प्रचलित है और जापान में ये माना जाता है कि ये जो मांजी का प्रतीक है, ये बुद्ध के जीवन के 4 चरणों को दर्शाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्यों का ज़िक्र किया है और ये भी माना जाता है कि ये जो मांजी का प्रतीक है, ये जो स्वास्तिक का प्रतीक है, ये स्वस्तिक का प्रतीक इन 4 आर्य सत्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जैन धर्म में स्वस्तिक के प्रतीक को आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक के रूप में, आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतिनिधित्व के रूप में भी देखा जाता है। ये तो बात हुई अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों में स्वस्तिक के प्रतीक को किस तरह से देखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि स्वस्तिक का राजनीतिक दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है, मौजूदा समय में किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, खासतौर पर पश्चिमी देशों में इसका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। तो नाज़ी जर्मनी के उदय के बाद से ही पश्चिमी देशों में स्वस्तिक के प्रतीक को नस्लवाद और हिंसा के प्रतीक के रूप में हमेशा से ही देखा जाता रहा है और मौजूदा समय में भी, आज में भी जो नव नाज़ी समूह हैं, जो नियो नाज़ी ग्रुप्स हैं, उन नव नाज़ी समूहों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वस्तिक के प्रतीक का उपयोग किया जा रहा है। मौजूदा समय में अति राष्ट्रवादी, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, इसके अलावा नस्लवादी, अप्रवासी विरोधी विचार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में इस तरह के विचार जो हैं, वो तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। उन विचारों को बढ़ावा देने के लिए जो संगठन हैं, वो मुख्य तौर पर स्वस्तिक के प्रतीक के झंडे का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में अश्वेत वर्चस्ववादी जो सभाएँ होती हैं, व्हाइट सुप्रीमेसी से संबंधित, सुपीरियॉरिटी से संबंधित जो भी सभाएँ होती हैं, उन सभाओं में भी इस तरह के झंडे हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बीते दिनों कनाडा में जब कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन लागू किया गया था, तो इस लॉकडाउन के विरोध में कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे और इन विरोध प्रदर्शनों में भी हमें स्वास्तिक के प्रतीक से संबंधित झंडे देखने को मिले थे और इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी। ये तो बात हुई स्वस्तिक के प्रतीक का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है दुनिया भर में। अब अंत में बात कर लेते हैं कि ये जो भारत में स्वस्तिक का प्रतीक है और जो नाज़ी जर्मनी का प्रतीक है, इन दोनों के बीच क्या ये दोनों प्रतीक एक ही हैं या इन दोनों के बीच कुछ
अंतर भी मौजूद हैं। तो ये दोनों प्रतीक हमारे सामने हैं। ये वाला प्रतीक नाज़ी जर्मनी का सिंबल है, नाज़ी जर्मनी का प्रतीक है, नाज़ी जर्मनी का झंडा है ये, और ये है स्वास्तिक का प्रतीक। अब ज़ाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो नाज़ी सिंबल है, ये सिंबल 45 डिग्री पर टिल्ट है, जबकि ये जो स्वास्तिक का प्रतीक है, ये ज़मीन पर फ्लैट है। इसके अलावा जो नाज़ी जर्मनी का सिंबल है, उस पे 4 डॉट्स दिखाई नहीं देते हैं, जबकि जो स्वास्तिक का प्रतीक है, उस पे 4 डॉट्स भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो नाज़ी जर्मनी का सिंबल है, उसमें स्वास्तिक के प्रतीक को या हैंडक्रेस को मुख्य तौर पर ब्लैक कलर में दिखाया गया है, जबकि जो भारत में जिस तरह के स्वास्तिक का उपयोग होता है, वो रेड कलर में होता है या फिर येलो कलर में होता है। जबकि भारत में, भारतीय संस्कृति में ब्लैक कलर को, काले कलर को इतना ज़्यादा विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, ख़ासतौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाज़ी सिंबल और स्वास्तिक के प्रतीक में काफ़ी ज़्यादा अंतर मौजूद हैं, हालाँकि इनमें कुछ समानताएँ भी मौजूद हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्वास्तिक का प्रतीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो ज़ाहिर तौर पर जो नाज़ी जर्मनी का सिंबल है, वो कुछ हद तक भारतीय स्वस्तिक से प्रेरित हो सकता है। हालाँकि इन दोनों को एक ही सिंबल मानना काफ़ी बड़ी गलती होगी, क्योंकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर मौजूद है। चलिए अब अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने स्वस्तिक के प्रतीक पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून पारित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न से संबंधित जवाब दे सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है, वो आपको समझ में आएँगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है, तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।